गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया था डायग्राम बनाकर। ठीक है, उसमें अपन ने ये समझा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो मैकेनिज्म है उसको अपन दो अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। फर्स्ट तो थी अपन ने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और सेकंड थी स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो सेकंड इसकी अवस्था थी, जो फेज थी स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें अपन देख रहे थे कि एक स्पर्मेटिड सेल एक मैच्योर गतिशील स्पर्म में बदल रही थी। तो यहां पे स्पर्मेटिड सेल से एक गतिशील स्पर्म के बनने की जो क्रिया थी वो स्पर्मियोजेनेसिस कहला रही थी। ठीक है, अपन उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे थे। अब वहां पे जो स्पर्म बन रहा था उसकी कुछ तो डिटेल अपन ने इसी प्रोसेस में जान ली थी। कई बार अलग से क्वेश्चन कर लिया जाता है कि स्पर्म की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वो अलग से क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो करीबन पार्ट तो इसका अपन ने प्रीवियस क्लास में ही कर लिया था, लेकिन फिर से अपन इसको डिटेल में समझ लेते हैं, डायग्राम भी अच्छी तरह से बना के समझ लेते हैं, ताकि अपने ये क्वेश्चन अगर आए तो अपन अच्छे से कॉन्फिडेंस से उसको कर पाए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का ही है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। तो स्पर्म होता क्या है? एक परिपक्व या मैच्योर स्पर्म गतिशील मेल गेमिट होता है। क्या होता है ये? एक परिपक्व, इसे अपन बोलते हैं मैच्योर स्पर्म, एक परिपक्व मैच्योर स्पर्म क्या होता है? मेल गेमीट। गेमीट मीन्स युग्मक होता है। यही तो होता है। यह जो स्पर्म होता है यह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या केंद्र से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो मेल गेमीट जिसे अपन बोल रहे हैं स्पर्म, यह हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। अगुणित ही तो होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो पैतृक क्रोमोसोम्स की तुलना में आधी ही रह जाती है। जैसे कि अपन ने वो कल डायग्राम बना के देखा था, तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स डिप्लॉइड थी 2n, लेकिन जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में जब मियोसिस डिवीजन हुआ फर्स्ट, तो वो 2n से n में बदल जाती है। ये अपन ने कल प्रीवियस क्लास में समझा था। तो उसी को थोड़े मैंने डिटेल में समझाया है कि एक मैच्योर स्पर्म जो होता है वो एक मेल गेमीट होता है, एक नर युग्मक होता है जो कि हैप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, यह जो स्पर्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और इस स्पर्म को मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? हेड, मिडिल पीस और लास्ट में टेल। तो सबसे पहले हेड वाले भाग की बात करें तो स्पर्म का सबसे आगे वाला भाग जो होता है स्पर्म का हेड कहलाता है। और ये स्पर्म का हेड वाला भाग भी 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है।
वो दो कौन से भाग हैं उनको भी जानेंगे अपन, डायग्राम भी बनाएंगे। इसका हेड वाला भाग, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी अपन ने समझा था, एक तो एक्रोसोम और एक न्यूक्लियस। फर्स्ट तो एक्रोसोम और सेकंड पे न्यूक्लियस। अब एक्रोसोम की बात करें तो स्पर्म का हेड वाले भाग का सबसे आगे वाला टोपीनुमा भाग या केप लाइक पार्ट, टोपीनुमा या केप लाइक भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम। यह एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये एक्रोसोम एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है। अच्छा, ये बनता किससे है? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडीज ने वो बोलते हैं अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय। ठीक है, तो गोल्जी काय द्वारा स्पर्म के हेड वाले भाग में सबसे आगे वाले भाग जो एक्रोसोम होता है, एक टोपीनुमा भाग होता है, वो गोल्जी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। और यह एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसमें लयनकारी एंजाइम्स एवं कुछ पॉलीसेकेराइड्स भरे हुए होते हैं। इस भाग में लयनकारी एंजाइम्स और कुछ पॉलीसेकेराइड्स भरे हुए रहते हैं या पाए जाते हैं। ये लयनकारी एंजाइम्स या लाइटिक एंजाइम्स, क्या बोलेंगे इन्हें? लाइटिक या लाइसोजेनिक, जो लयन करे। लयन किसका करेंगे? स्पर्म को एग की, जो कल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था कि ओवम, स्पर्म का काम केवल इतना ही नहीं होता है कि वो फीमेल के ओवम या अंडाणु तक पहुंचे, उसका ये भी काम होता है कि वो उसकी मेम्ब्रेन्स को भेद कर अंडाणु के अंदर भी जाए। तो मेम्ब्रेन को भेदने में सहायता कौन करेगा? ये एक्रोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं लयनकारी एंजाइम्स, ये ओवम की मेम्ब्रेन को भेदने में सहायता करेंगे, जिससे स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक्रोसोम की बात। अच्छा, एक्रोसोम में कि जो मेम्ब्रेन है या जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड वाले भाग में कुछ एसिड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, अम्लीय प्रोटीन, जिन्हें अपन बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजिन। जो स्पर्म होता है उसके हेड वाले भाग में, यानी कि अपन बोल सकते हैं एक्रोसोम वाले भाग में, एक अम्लीय प्रोटीन होता है, एक एसिडिक प्रोटीन होता है, जिसे एंटी फर्टिलाइजिन के नाम से जाना जाता है। यह एंटी फर्टिलाइजिन ओवम की मेम्ब्रेन में, ये कहां है? स्पर्म की मेम्ब्रेन में और ओवम की मेम्ब्रेन में फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये चीज ध्यान देना, इनमें से कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होते हैं, फर्टिलाइजिन क्या होते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि एंटी फर्टिलाइजिन
किन पर पाए जाते हैं, ओवम में या स्पर्म में? तो एंटी फर्टिलाइजिन हमेशा ध्यान रखना स्पर्म में मिलेंगे और फर्टिलाइजिन ओवम में मिलेंगे, इनकी मेम्ब्रेन्स में। तो जैसे मान लो कि ये ओवम है, ये ओवम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस पर अपन ने क्या कहा, ओवम की मेम्ब्रेन में फर्टिलाइजिन, जैसे मान लो कि यहाँ पे फर्टिलाइजिन है, ये फर्टिलाइजिन है, ये फर्टिलाइजिन है, ये फर्टिलाइजिन है। तो इन फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन पर ही यह जो स्पर्म है, इसका जो एंटी फर्टिलाइजिन जो अम्लीय प्रोटीन है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे यहां पर। ऐसा नहीं है कि स्पर्म जो है कहीं किसी भी स्थान पे आके जुड़ जाएगा इस ओवम से, नहीं, एक स्पेशल पार्ट पे ही इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और उसी भाग से, जैसे मान लो कि यहाँ पे रिएक्शन किए तो इसी भाग से ये एंटर करेगा। और वो भाग कौन से हैं? जैसे ये स्पर्म है, इसके पास एंटी फर्टिलाइजिन है, तो ये ओवम इस मेम्ब्रेन में जहां पर ये फर्टिलाइजिन प्रोटीन उपस्थित होगा, जैसे यहां पे है, तो इसी भाग में क्रिया होगी दोनों में और इसी भाग को भेदते हुए ये स्पर्म इस ओवम के अंदर प्रवेश करेगा। तो इसलिए ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन महत्वपूर्ण होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, निषेचन में। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछेगा अगला कि एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन क्या होते हैं, या एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन किन पे पाए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, एग है, अंडा है या अंडाणु है, वो फर्टाइल किया जाता है। तो फर्टिलाइजिन हमेशा ओवम की मेम्ब्रेन में या अंडाणु की झिल्ली में, जबकि एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर है? ये अपन ने बात कर ली एक्रोसोम की। स्पर्म का फर्स्ट पार्ट है, हेड वाला भाग ही चल रहा है अभी। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का, जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में भी समझा था कि इसके न्यूक्लियस से अधिकतर जो पानी है और जो आरएनए है उसकी मात्रा को बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि न्यूक्लियस का वेट हल्का हो जाए, जिसके कारण स्पर्म हल्का होगा तो आसानी से तेज स्पीड से गति कर पाएगा। इसके साथ ही ये इसका जो न्यूक्लियस है वो लंबा होकर सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म का पानी और आरएनए तो बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या? मोस्ट पार्ट, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अब क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसके मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन, डीएनए। तो मुख्य भाग वही रहेगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। ये अपन इसमें बताएंगे, जैसा प्रीवियस क्लास में भी अपन ने बताया था। इसके बाद अपन चलते हैं मिडिल पीस यानी मध्य भाग। अच्छा, इस न्यूक्लियस के जस्ट पीछे वाला भाग मिडिल पीस या मिडिल पार्ट या मध्य भाग कहलाता है। यह भाग या इस भाग में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम भी दो प्रकार के सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। एक तो प्रोक्सिमल और एक डिस्टल। डिस्टल का मतलब है यहां पे दूरस्थ और प्रोक्सिमल का मतलब है समीपस्थ। सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र। ठीक है, तो ये मध्य भाग हो गया। इसी मध्य भाग में इस डिस्टल तारक केंद्र या सेंट्रियोल द्वारा अक्सियल फिलामेंट का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? अक्सियल फिलामेंट का। ये अक्सियल फिलामेंट मध्य भाग से इस सेंट्रियोल से बनता हुआ टेल वाले भाग तक पाया जाता है। और अपन ने ये भी जाना था कि टेल वाला भाग जो है इसका, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो अपना अस्तित्व खो चुके होते हैं, और यह इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ एक स्पाइरल बना लेते हैं, एक सर्पिलाकार आवरण बना लेते हैं, जो ओनली मैमल्स के स्पर्म की विशेषता होती है, जिसे अपन ने निबेन कर्ण कहा था। याद है आपको प्रीवियस क्लास का? तो अपन उसको निबेन कर्ण बोल रहे थे। तो ये अपन ने एक स्पर्म की स्ट्रक्चर को इन मुख्य तीन भागों के माध्यम से और फर्स्ट भाग के इन दो भागों के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। अब अपन आसानी से इसका अच्छा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपन।
बहुत ही इजी है इसकी स्ट्रक्चर। डायग्राम बनाते हैं। कल तो अपने एक आउटलाइन डायग्राम बनाया था बस। तो ये केप लाइक भाग आप देख पा रहे हो। इसमें वही होगा एक्रोसोम, ये एक्रोसोम, ये आ जाएगा इसका न्यूक्लियस, ये इसमें और मेम्ब्रेन्स है अंदर, ये इसका प्रोक्सिमल, ये इसका डिस्टल, ये इसका एक्सियल फिलामेंट। देख सकते हो आप। ये इसको अलग ही बना देता हूँ थोड़ा मैं, ताकि समझने में आसानी रहे। ऐसे और जो अपन बोल रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल का फॉर्मेशन करता है, तो कैसे किया इसने? ऐसे। यह है एक स्पर्म। अब इसका नामांकन कर देते हैं अपन। ये तो है इसका हेड, ये है इसका मिडिल पीस, और यह है इसकी टेल। क्लियर है? यह है इसमें एक्रोसोम। एक्रोसोम टोपीनुमा भाग बताया ना अपन ने, सबसे ऊपर का एक्रोसोम। यह है इसका फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यह है इसका फिर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और ये वाला है डिस्टल सेंट्रियोल। ये हो गया इसका एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट। और ये हो गया इसका माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। तो ये एक अपन ने क्रोमोसोम की स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि इसके हेड वाले भाग में एक तो सबसे ऊपर एक्रोसोम है, टोपीनुमा भाग, फिर उसके लास्ट का अधिकतर पार्ट जिसमें घेरा है हेड वाले भाग का, वो है न्यूक्लियस, जो लंबा है, संकुचित हुआ है, इसमें ओनली क्रोमोसोम है, जो कुछ मेम्ब्रेन्स द्वारा भी घिरा हुआ है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस के जस्ट पीछे का भाग मिडिल पार्ट कहला रहा है, जिसमें ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ तारा केंद्र, और उससे थोड़ा सा आगे ग्रथ से बाहर की तरफ मिडिल पार्ट पीस की तरफ
ये डिस्टल सेंट्रियोल यानी दूरस्थ तारक केंद्र है। इस दूरस्थ तारक केंद्र या डिस्टल सेंट्रियोल से ही इस एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि एक्सियल फिलामेंट का निर्माण हमेशा डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र से ही होता है। अब ये जो स्पाइरल बनाया है, अपन जानते हैं कि टेल वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो अपना अस्तित्व खो देते हैं, और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ एक स्पाइरल या सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं, जो अपने बनाया ना जिगजैग ऐसा। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही इस स्पर्म को एनर्जी प्रदान करते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो जो स्पर्म मूवमेंट करता है, गति करता है ओवम की तरफ जाने के लिए, तो इसका टेल वाला भाग से ये मूवमेंट करता है जैसे सांप चल रहा हो। तो उसको ये एनर्जी कहां से प्राप्त हुई? इस टेल वाले भाग में जो ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है इनसे। तो ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर को अपन ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो ध्यान से मैंने स्ट्रक्चर इसकी समझा दी है। फिर भी कोई, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप इसमें पूछ लेना। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अब अपना जो टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस का यानी शुक्राणु जनन का, वो इस स्पर्म की स्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब रह जाता है इसमें बस इसका महत्व कि स्पर्मेटोजेनेसिस का महत्व क्या है। तो ध्यान से सुनना। अच्छा, डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसी में साइड में लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना significance of स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका महत्व यही है कि इस क्रिया के द्वारा या इस मैकेनिज्म के द्वारा हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण होता है। फर्स्ट तो ये इसकी विशेषता हो गई या महत्व हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस जैसी ही रिएक्शन होगी तो प्रीमोडियल जर्म सेल से एक हैप्लॉइड या अनेकों हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स का निर्माण होता है मेल प्राणियों में। क्लियर है? इसके साथ ही अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स की बात की जाए तो उस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 4 स्पर्मेटिड सेल्स बनती है, जैसा कि अपने डायग्राम भी बनाया था। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 4 स्पर्मेटिड्स सेल्स बनती है। ये इसका महत्व हो गया। अगला महत्व की बात करें तो इसमें जब एक युग्मक, एक तरफ ये स्पर्म बन रहा है, दूसरी तरफ ओवम बन रहा है, ये आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो जाइगोट बनाते हैं, उस जाइगोट में भी इनकी क्रोमोसोम्स की निश्चित संख्या बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पर्म के पास n हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है तो वो वहां जाके डबल हो जाएंगे या पूरे ही पूरे गायब हो जाएंगे। जो निश्चित संख्या है n हैप्लॉइड, वो जायगोट में भी n हैप्लॉइड संख्या जाएगी और उधर से ओवम से n हैप्लॉइड संख्या आएगी, तो क्या हो जाएगा? ये 2n बन जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा जायगोट। तो ये इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का महत्व है, जिसको आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये अपना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे oogenesis। oogenesis का मतलब होता है अंडाणु जनन। अपन ने शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस तो अच्छे से समझ लिया है। अब सेकंड, जो गैमीट जो फीमेल में बनेगा oogenesis के माध्यम से। ध्यान से सुनना।
अंडाणु जनन oogenesis। ये डबल ओ है यहां पे, oogenesis। oogenesis जिसे अपन अंडाणु जनन बोलते हैं, यानी कि जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने जाना था शुक्राणु जनन में कि मेल प्राणियों में जर्म सेल्स के द्वारा गेमीट बनने की क्रिया शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहला रही थी। और वो गेमीट कौन से थे? स्पर्म थे, क्योंकि वो मेल में बन रहे थे स्पर्म बनेंगे। यहां पे उससे उल्टा होगा, यानी कि फीमेल प्राणियों में या फीमेल एनिमल्स में प्रीमोडियल जर्म सेल्स या डायरेक्ट बोले जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं से गेमीट बनने की क्रिया या युग्मक बनने की क्रिया अंडाणु जनन या oogenesis कहलाती है। इजी डेफिनेशन है एकदम, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर बस इतना सा होगा कि वहां पे तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन जब हो रहा था तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन रही थी, लेकिन यहां पे वो सेल्स नहीं बनेगी, यहां पे oogonia बनेगा। फिर oogonia में फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल नहीं बनेगी, जब क्या बनेगी यहां पे? प्राइमरी oogonia सेल, जिसे अपन ओ मदर सेल भी बोलते हैं। बाकी की सारी प्रोसेस वही है, जैसे कि अपन ने उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, वो तीनों फेज इसमें भी आएगी। बस जो गेमीट बन रहा है उसमें अंतर है, वहां पे स्पर्म बन रहा था, यहां पे इस प्रोसेस में ओवम बन रहा है। तो ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई कि फीमेल एनिमल्स में प्रीमोडियल जर्म सेल्स से, ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स जनन कोशिकाएं, युग्मक बनने की क्रिया, युग्मक मीन्स गैमीट्स, बनने की क्रिया ही oogenesis या अंडाणु जनन कहलाती है। क्लियर है? ध्यान देना, यहां पर इस क्रिया के माध्यम से या रिएक्शन के माध्यम से या मैकेनिज्म के माध्यम से जो गेमीट्स बन रहे हैं, यह साइज में स्पर्म की अपेक्षा बड़े, अगतिशील होते हैं। अगतिशील को यहां पे बोल सकते हैं अपन नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल यानी अगतिशील होते हैं। साइज में तो स्पर्म से बड़े होंगे, अच्छा स्पर्म तो साइज में बहुत छोटे थे और गतिशील थे, लेकिन जो ओवम है, जो अंडाणु है, वह साइज में बड़े और अगतिशील होते हैं और गोल गोल होते हैं ऐसे। ये क्या है? अंडाणु, जिसे अपन बोलते हैं ओवम। ओवम अंडाणु, ठीक है। तो अपन ने एक इंट्रोडक्शन जान लिया है, एक परिचय जान लिया है कि oogenesis या अंडाणु जनन की क्रिया किसे कहते हैं,
ये कौन सी कोशिकाओं से होती है और इसमें जो युग्मक गैमीट बन रहा है उसको क्या कहते हैं, अंडाणु या ओवम। कैसा होता है ये, गोल गोल होता है, स्पर्म की तुलना में साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल या अगतिशील होता है। अगर आपको मेल और फीमेल गैमीट्स में अंतर भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि मेल गैमीट यानी कि स्पर्म छोटे होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट यानी कि ओवम साइज में बड़े होते हैं और अगतिशील यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसके आगे की जो प्रोसेस आएगी, यानी कि जो 3 अवस्थाएं उप अवस्थाओं में अपन इसे विभाजित कर रहे थे, उन अवस्थाओं को उप अवस्थाओं को अपन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे ताकि अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की जैसे oogenesis की क्रिया भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।